डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें दूसरे पाठ में जो आपकी पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न उत्तर हैं उनके बारे में समझेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे जो पाठ्य पुस्तक में पहली जो यूनिट है, कहने का मतलब जो वनस्पति शास्त्र या वनस्पति विज्ञान, जिसमें पहली यूनिट का नाम है आवर्तविजी पादपों में जनन एवं विकास। इसमें 4 पाठ हैं और 4 पाठों का जो अंक विभाजन अपन ने पहले एक वीडियो के माध्यम से समझा है कि इस पाठ में से 2 क्वेश्चन आने हैं। इस यूनिट में से, इस पूरी यूनिट में 2 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन तो 1 नंबर का होगा और एक क्वेश्चन होगा 2+1 यानी कि 3 नंबर का। तो देखिएगा यहाँ पर आपको बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन आने हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन जो कि आपका जिसका आंसर आपको 1 या 2 पंक्ति में लिखना है। इसी प्रकार से 2 नंबर का क्वेश्चन भी छोटा ही होगा, जिसका आंसर आपको 2 या 3 पंक्तियों में लिखना होगा। और 1 नंबर का आपके डायग्राम आएगा, एक चित्र बनाना आएगा। ठीक है, ये फिक्स है, निर्धारित है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग ये जो 4 पाठ हैं, ये 4 पाठ तैयार करने हैं, यानी कि इन चारों पाठों में आपको छोटे प्रश्न तैयार करने हैं। अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्न ही पढ़ने हैं। बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से आपको केवल छोटे प्रश्न ही तैयार करने हैं, निबंधात्मक प्रश्न आपको नहीं पढ़ने हैं। तो पहले पाठ के जो प्रश्न उत्तर है उनके अंदर भी हमने छोटे प्रश्नों को समझा था। इसी प्रकार से दूसरे पाठ के अंदर भी हम जो छोटे प्रश्न उत्तर हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप और अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्नों को समझेंगे। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अभ्यासात्मक प्रश्नों में बहुवैकल्पिक यानी कि मल्टीपल चॉइस वाले, जिसमें अपने 4 ऑप्शन होते हैं, है ना, ए ब स द, इनके अपन समझेंगे, इनके बारे में। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, परागकोश के सबसे भीतरी स्तर टेपिटम का कार्य है। देखिएगा, परागकोश पुष्प का जो नर जननांग है पुंकेसर, ठीक है, उसकी संरचना है। और उसमें किस प्रकार से संरचना होती है अपन आपको लिए चलते हैं। ये देखिएगा, ये पुष्प की जो संरचना होती है, आपने पिछले पाठ में देखा होगा पुष्प की संरचना। ये देखिएगा, ये जो पुष्प की संरचना में ये जो भाग है, ये वाला, ठीक है, जो दिख रहे हैं आपको, ठीक, ये पुंकेसर है। ये एक पुंकेसर के यहाँ पर आपको परागकोश और पुतंतु, ये तंतु है और ऊपर वाला परागकोश है। इस परागकोश को अपन काटे, इसके अनुप्रस्थ काट को काटे तो ये परागकोश 2 पालियों में बटा होता है और प्रत्येक पाली में 2-2 चेंबर होते हैं, जिन्हें अपन परागकोश कहते हैं। ये देखो, ये लघु बीजाणुधानी कहते हैं। ये रही आपको, ये दिख रही है, ये 4 चेंबर है ना। ये परागकोश 2 पालियों में बटा होता है। इधर वाली ना एक पाली ये हो गई, इधर वाली पूरी ये, और एक पाली ये हो गई। और इनमें ये 4 लघु बीजाणुधानियां यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो लघु बीजाणुधानियां हैं या परागकोश के अंदर, इनमें लघु बीजाणु का निर्माण होता है, यानी कि परागकण बनते हैं। और इनके यहाँ पर इनमें 4 स्तर होते हैं, 4 लेयर होती हैं, 4 परत होती हैं। तो अपन देखेंगे इसमें कौन कौन सी परत है। यहाँ इस डायग्राम में आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होगा। ये परागकोश की अनुप्रस्थ काटने पर हमें इस प्रकार से इसकी संरचना दिखती है। और इसमें यहाँ इसको बड़ा करके देखिए अपन, इस भाग में देखो आपको 4 लेयर अलग अलग बिल्कुल साफ यहाँ दिखाई दे रही हैं। सबसे बाहर होती है बाह्य त्वचा, फिर उसके अंदर होती है अंतस्थीशियम दूसरे नंबर की, ठीक है, बाहर वाली बाह्य त्वचा, अंतस्थीशियम। फिर मध्य स्तर होते हैं, मध्य स्तर में कई परत होती हैं, 3 या 4 हो सकती हैं। और वो सबसे अंदर की जो परत है वो होती है टेपिटम। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, कि परागकोश के सबसे भीतरी स्तर, सबसे अंदर का स्तर क्या होता है, टेपिटम, उसका कार्य क्या है। आप देखिएगा डायग्राम में एक बार दोबारा, ये जो सबसे अंदर की परत है टेपिटम जो है, ठीक है ना, इस परत के बीचों बीच यहाँ एक होती है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका यह अर्धसूत्र विभाजन करके 4 लघु बीजाणु बनाएगी। यहाँ पर 4 लघु बीजाणु बन जाएंगे। जब ये 4 लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं तो उनका पोषण करने के लिए, उनको न्यूट्रिशन देने के लिए, यहाँ जो टेपिटम है ये इनको न्यूट्रिशन या पोषण प्रदान करता है। ठीक है, तो टेपिटम का कार्य शायद आपके समझ में आ गया होगा। जो लघु बीजाणु है, इनका परिवर्तन होता है, डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उस समय टेपिटम इनको पोषण देने का कार्य करती है। ठीक है, तो चलिए अपन अपनी पाठ्य पुस्तक में लिए चलते हैं। आपको देखिएगा, यहाँ आपको दिख रहे हैं परागकोश जो भित्ति है उसके 4 स्तर हैं। सबसे बाहर बाह्य त्वचा,
उसके अंदर होती है अंतस्थीशियम, फिर उसके अंदर आगे है मध्य स्तर, और सबसे अंदर है पोषूतक या टेपिटम। देखिए टेपिटम इंग्लिश का शब्द है और पोषूतक पोष प्लस उत्तक है, यानी कि ऐसे उत्तक जो पोषण करते हैं, किनका पोषण करते हैं, अंदर जो बन रहे हैं लघु बीजाणु या परागकण जो बन रहे हैं उनका पोषण करते हैं, उन्हें कहते हैं पोषूतक, पोषण करने वाले उत्तक। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसकी जो प्रश्न का उत्तर है वो यहां पर है, परागकणों के परिवर्धन में, परिवर्धन यानी कि विकास में या डेवलपमेंट में, जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और परागकण बनेंगे, और परागकण का विकास होता है उस समय टेपिटम पोषण प्रदान करने के साथ साथ और भी कई महत्वपूर्ण कार्य करती है। लेकिन आपको यहां पर इतना याद रखना है कि टेपिटम परिवर्तित होने वाले, विकास करने वाले परागकणों का पोषण करती है, उन्हें पोषण देती है। क्लियर, पहला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन, यूबी स्काई बनती है। अब ये यूबी स्काई क्या है, और यहां पर भी देखिएगा आपको चारों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कि जो परागकोश की जो स्तर हैं वो स्तरीय है, बाह्य त्वचा है, अंतस्थीशियम है ना, सबसे अंदर वाले टेपिटम है, और अध्यावरण, अध्यावरण होते हैं बीजांड, बीजांड में होते हैं। ठीक है ना, अध्यावरण कहाँ होते हैं, बीजांड में पाए जाते हैं, वो अपन आगे देखेंगे, प्रश्नोत्तर में आ जाएगा। अध्यावरण जो है ये अपना परागकोश का स्तर नहीं है, ये अपना जो बीजांड है उसमें अध्यावरण जो होते हैं बीजांड का पार्ट है। तो यूबी स्काई की बात कर रहा है, तो यूबी स्काई के लिए मैं आपको लिए चलता हूं। देखिएगा अपना ये जो सबसे अंदर वाला स्तर जो पढ़ा ना अपन ने टेपिटम, इस टेपिटम वाले के अंदर ही है यूबी स्काई, ये रहा। टेपिटम की कोशिकाओं में, जो टेपिटम की जो कोशिकाएं हैं, टेपिटम की कोशिका मतलब यहां देखिए ये रहा, ये टेपिटम की कोशिकाएं, ये दिख रही है आपको बड़ी बड़ी लाल अपने जो केंद्रक बना रखे हैं आपके किताब में, ये टेपिटम की कोशिकाएं हैं ये वाली। ठीक है, तो इन टेपिटम की कोशिकाओं में इनकी बात कर रहा है कि टेपिटम की कोशिकाओं में वश्य प्रकृति यानी कि वसा की बनी हुई, वसा का मतलब आप समझते हैं चिकनाई युक्त, ठीक है ना, फेट या फेटी नेचर की होती हैं, प्रकृति की गोलाकार संरचनाएं प्रोयूबिस्काए पाई जाती हैं। ये जैसे कोशिका है इसमें छोटी छोटी गोलिकाएं पाई जाती हैं, किसकी बनी होती हैं, वसा की बनी होती हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, प्रोयूबिस्काए कहते हैं। प्रोयूबिस्काए स्पोरोपोलिनिन नामक पदार्थ के जमने से यूबिस्काए में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ये अपना यहाँ पर टेपिटम की जो कोशिका थी, इस कोशिका के अंदर क्या हुआ, ये पहले वसा की जो गोल संरचना बनती है उसे प्रोयूबिस्काए कहते हैं। इस प्रोयूबिस्काए के अंदर क्या होता है, इसके अंदर इसके ऊपर चारों तरफ यहाँ स्पोरोपोलिनिन नाम का पदार्थ जम जाएगा। क्या जम गया, स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ के जमने से अब ये यूबिस्काए कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यूबिस्काए नाम बन गया। पहले प्रोयूबिस्काए नाम था, लेकिन जब इसके ऊपर स्पोरोपोलिनिन पदार्थ जम जाता है तो ये यूबिस्काए कहलाता है। क्लियर, तथा परागकणों के बाह्य चोल के निर्माण में सहयोग करता है। अब टेपिटम के अंदर जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है जो कि विभाजन करके चार क्या बनाएगी, लघु बीजाणु बनाएगी। तो ये चार जो लघु बीजाणु है परागकण की संरचना में, अपने परागकण की संरचना को अपन देखते हैं तो उसके अंदर दो स्तर होते हैं, बाह्य स्तर और अंतः स्तर। तो जो ये बाह्य चोल या बाह्य स्तर की बात कर रहा है, उस बाह्य स्तर के अंदर यह है उसके निर्माण में सहायता करता है। कैसे देखिएगा, अपन देखते हैं परागकण की संरचना में, आपको यहां दिखाई देगा, ये रहा परागकण की संरचना, ये बाहर वाला जो स्तर है ना, ये इसकी बात कर रहा है, ये बाह्य चोल ये है। ठीक है, और ये अंतःचोल अंदर वाली जो लेयर है अंतःचोल है। तो ये बाह्य चोल के अंदर जो है ये यूबिस्काए जो इसके निर्माण में सहायता करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 100 परागकण उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन परागकोश में अवश्य होंगे। देखिएगा पुष्प के जो नर भाग हैं पुंकेसर और स्त्री केसर, उन दोनों के अंदर ही अर्धसूत्री विभाजन होता है। पुष्प के जो पुंकेसर के अंदर परागकोश है, परागकोश के अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बात की थी, परागकोश के अंदर अपन देखते हैं ये रही लघु बीजाणु मात्र कोशिका, यह 2 बार अर्धसूत्री विभाजन करेगी, अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन। आपने जूनियर क्लास में कोशिका विभाजन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, अर्धसूत्री विभाजन 2 बार होता है, प्रथम और द्वितीय। तो प्रथम विभाजन में 2 कोशिकाएं बन जाती हैं और द्वितीय विभाजन में 2 कोशिकाएं यानी कि एक और बन जाती हैं, तो 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। चारों कोशिकाएं एक साथ जुड़ी होती है, इसे टेट्राड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, टेट्राड कहते हैं। तो यहाँ पर ये अपने क्वेश्चन आ रहा है कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने बनती है, अर्धसूत्री विभाजन से 4 बनती हैं। तो 100 बनाने के लिए कितने होंगे, 25 होंगे, क्योंकि 1 से 4 बनती है ना। तो क्वेश्चन क्या था,
कि 100 परागकण उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे, तो 25 इसका आंसर होगा। कितने होंगे? 25 होंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से आवर्त बीजियों में मादा युग्मकोद्भिद को निरूपित करता है। तो मादा युग्मकोद्भिद जो है उसी का दूसरा नाम क्या है? उसका नाम है भ्रूणकोष। क्या है? भ्रूणकोष है। ठीक है, तो इसके लिए अपन लिए चलते हैं आपको अपने पाठ्य पुस्तक में जो मादा युग्मकोद्भिद है। देखिएगा पुष्प के अंदर पुष्प का जो मादा जननांग है वो अंडप या स्त्रीकेसर होता है, और स्त्रीकेसर में इस प्रकार से बीजांड दिख रहा है आपको, ये बीजांड है पूरा, और ये बीजांड के अंदर ये जो बीचों बीच आपको दिख रहा है ये इसका भ्रूणकोष है। ये क्या है? इसका भ्रूणकोष। और भ्रूणकोष ये अर्धसूत्री विभाजन पहले इसमें भी एक प्रकार से यहाँ पर देखो क्या होता है, एक गुरु मात्र कोशिका होती है, और गुरु मात्र कोशिका लगातार 4 विभाजन करती है, लगातार 2 अर्धसूत्री विभाजन करती है। 2 बार होता है अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि एक बार अर्धसूत्री विभाजन करेगी और उससे 4 लघु बीजाणु बनते हैं। ठीक है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती है और 4 लघु बीजाणु बनाती है। जो 3 लघु बीजाणु है जो बीजांड द्वार की ओर हैं, ये वाले 1 2 3, ये तो आपाशित हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। एक लघु बीजाणु बचेगा, यह लघु बीजाणु गुरु बीजाणु बचेगा। मादा के लिए अपन गुरु बीजाणु का नाम यूज करते हैं, और नर वाले के लिए अपन लघु बीजाणु का नाम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो गुरु बीजाणु है जो कि अर्धसूत्री विभाजन से बना है, यह गुरु बीजाणु लगातार 3 बार समसूत्री विभाजन करेगा। ध्यान से सुनिएगा, लगातार 3 बार समसूत्री विभाजन करेगा और 8 केंद्रकीय संरचना बना लेगा, जिसे भ्रूणकोष कहते हैं या मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। 3 कोशिकाएं इधर है, ठीक है, 3 इधर है, एक द्वितीय केंद्रक, इसमें 2 केंद्रक होते हैं। ठीक है, तो 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये भ्रूणकोष, इसे ही मादा युग्मकोद्भिद कहा जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन, वो है परिपक्व पोलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोष में पाए जाते हैं। देखिए अभी जो अपने डायग्राम देखा था, ये एक प्रकार का पोलीगोनम प्रकार का ही भ्रूणकोष है। ठीक है, पोलीगोनम प्रकार का मतलब ये है कि जिसके अंदर देखो ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला ये भ्रूणकोष है ना, ये पोलीगोनम ही है। इसमें कितने होती हैं, यानी कि अपने यहाँ पर तो इसमें दिख रही है आपको 3 कोशिकाएं, ये प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं हैं इधर, और ये अंड उपकरण में या अंड समुच्चय में 3 कोशिकाएं हैं, जिसमें एक कोशिका अंड कोशिका और 2 इसकी सहायक कोशिकाएं होती हैं। 3 इधर हो गई, 3 इधर हो गई, 6 कोशिकाएं, और एक बीच में द्वितीय केंद्रक वाली 1 कोशिका। तो 7 कोशिकाएं हैं और 8 केंद्रक, 3 केंद्रक इसमें, 3 केंद्रक इसमें, और जो बीच में जो एक ध्रुवीय केंद्रक है, इसमें 2 केंद्रक होते हैं। ध्रुवीय कोशिका में 2 केंद्रक होते हैं, तो 2 केंद्रक ये, तो 8 केंद्रक होते हैं। तो इस प्रकार से पोलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोष जो होता है उसके अंदर होता क्या है, 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक, 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक की होता है। ठीक है, अब आपके समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या होगा, 7 कोशिकाएं तथा 8 केंद्रक, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए फिर अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आवर्तबीजी पादपों में एक परागकण से कितने नर युग्मक बनते हैं? देखिए शुरुआत अपन ने कहां से की थी, एक बार दोबारा देखते हैं। ये नर की बात कर रहा है, यानी कि लघु, ये परागकोश है, परागकोश में परागकण है, लघु बीजाणु है। ठीक है, अब ये यहां पर होता क्या है, ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, ये अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बनाएगी, 4 लघु बीजाणु बनाएगी, जो कि एक साथ जुड़े होते हैं, जिसे टेट्राड कहते हैं। लघु बीजाणु कहते हैं या टेट्राड, अपने टेट्राड में होते हैं, या परागकण बोल दीजिए, एक अकेले को परागकण कहेंगे। ठीक है, तो 4 परागकण है या 4 लघु बीजाणु है एक टेट्राड के अंदर। अब ये जो लघु बीजाणु है, ये आगे जब बाहर निकलते हैं परागकोश से, और परागकोश से बाहर निकलने के बाद में इनके अंदर अंकुरण होता है, यानी कि एक पराग नलिका निकलती है। देखिएगा आपको दिख रहा होगा, ये परागकण था एक, और इसमें एक पराग नलिका निकल गई है। ये जो पराग नलिका निकली है, यानी कि परागकोश है, इस परागकोश में 2 कोशिका होती हैं, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। पहले एक कोशिका एक केंद्र की होता है, ये एक केंद्र विभाजन करता है, 2 केंद्रक बना लेता है, और ये दोनों केंद्रों की चारों तरफ भित्ति बन जाती है। तो छोटी कोशिका तो जनन कोशिका, और जो बड़ी कोशिका जो बच गई वो कायिक कोशिका। ये जो छोटी वाली कोशिका है जनन कोशिका,
यह समसूत्री विभाजन करके दो नरयुग्मक बनाएगी। देखो दिख रहा है आपको, ये दो नरयुग्मक बनाती है। तो ये जो नरयुग्मक बनते हैं ये जनन कोशिका से बनते हैं। अब अपना क्वेश्चन क्या था उसको देखते हैं अपन। आवर्तबीजी पादपों में एक परागकण से कितने नरयुग्मक बनते हैं? तो कितने बनते हैं? दो नरयुग्मक बनते हैं। ठीक है, और कौन सी कोशिका से बनते हैं? जनन कोशिका से बनते हैं। कौन से विभाजन से? समसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन एक बार ही होगा, उसके बाद में जितने विभाजन होंगे वो सारे समसूत्री विभाजन ही होंगे। ये तो अपनी बात हुई ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों की। अब अपन बात करेंगे अति लघुतरात्मक यानी कि छोटे क्वेश्चन। तो एक नंबर का क्वेश्चन है, एक लाइन में जिसका आंसर देना है। टेपिटम कितने प्रकार की होती है? इनके नाम लिखिए। देखिए परागकोश की जो भित्ति है, आवरण है, उसमें चार स्तर अपन ने बात की थी, चार लेयर की। सबसे बाहर तो बाह्य त्वचा, ठीक है ना, ये रहा एपिडर्मिस, सबसे बाहर बाह्य त्वचा। दूसरी अंतस्थिशियम थी अपनी, और यहाँ पर तीसरी जो थी वो थी मध्य स्तर। चौथा है पोषूतक या टेपिटम। टेपिटम भी दो प्रकार की होती है, तो इनके प्रकार पूछ रहा है। ये बता रहा है कि यहाँ से आपको लिखना है, इसका आंसर अंडरलाइन कर लीजिएगा किताब में। आवर्तबीजी पादपों में कोशिकाओं के स्वभाव के आधार पर टेपिटम दो प्रकार की होती है, जिनको अमीबीय या तथा स्त्रावी या ग्रंथिल। देखो एक तो प्रकार है अमीबीय, दूसरा है स्त्रावी या ग्रंथिल। स्त्रावी या ग्रंथिल एक ही बात है, जो स्त्रावण का काम करती हैं। तो यहाँ पर अधिकांश जो आवर्तबीजी पादप है, देखो लिखा है यहाँ, अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में। कौन से पादप? द्विबीजपत्री, जो डाइकोट है जिनमें दो बीज पत्र होते हैं, पादपों में स्त्रावी प्रकार की टेपिटम पाई जाती है। कौन सी है? स्त्रावी या ग्रंथिल प्रकार की पाई जाती है। ठीक है ना, द्विबीजपत्री पौधों में दो प्रकार की टेपिटम होती है, अमीबीय और स्त्रावी। क्वेश्चन यही था, तो आपको आंसर ये लिखना है यहाँ से यहाँ तक कि अमीबीय और स्त्रावी दो प्रकार की टेपिटम पाई जाती है। सेकंड है पोलन कीट क्या होता है? देखिए पोलन कीट अपन ने जो परागकण की संरचना पढ़ी थी, परागकण की संरचना में आपको लेकर चलता हूं मैं। ये जो परागकण की संरचना आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, ये परागकण आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बाहर बाह्य चोल अंतःचोल, ये परागकण की संरचना। तो इसमें अपन यहां देखिएगा, यहां ये लिखा हुआ है, ये रहा। इसमें अनेक कीट परागित पुष्पों, यानी कि ऐसे पुष्प जिनके अंदर परागण, नाम क्या है? परागण। ठीक है, परागकण और परागण में अंतर है। ये जो कण बना है तो परागकण है, ठीक है ना, और ये परागकण जब पुंकेसर से निकल करके स्त्री केसर तक पहुंचता है, पुष्प के जो मादा भाग है, जननांग है, ठीक है ना, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। ये परागकण पुष्प के परागकोश, ये परागकोश से यहां से निकलेगा और यहां से निकल करके स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा। उस प्रक्रिया को बोलते हैं परागण। ठीक है ना, पोलिनेशन या परागण। समझ में आ गया होगा? जो कण होता है वो तो परागकण है, और जब परागकण परागकोश से निकल करके स्त्री केसर तक पहुंचते हैं तो उसे कहते हैं परागण। तो ये बता रहा है कि परागण किस किस के द्वारा हो सकता है? हवा के द्वारा भी पहुंच सकता है, कीट के द्वारा भी पहुंच सकता है, ठीक है, जल द्वारा भी हो सकता है, जलीय पादपों के अंदर। तो आगे लिखा है ये गिलहरी द्वारा भी हो सकता है, वो आगे पढ़ेंगे अपन अगले पार्ट के अंदर, तीसरे पार्ट में आएंगे सारे। अनेक कीट परागित यानी कीटों द्वारा, कीटों में मधुमक्खी है, तितली है ना, उनके द्वारा होता है। तो अनेक कीट परागित पुष्पों के परागकणों की सतह पर जो परागकण होते हैं वो बाह्य जो उनकी सतह होती है वो तेलीय होती है। तेलीय यानी चिकनी होती है, चिपचिपी होती है। क्यों होती है? ताकि वो मधुमक्खी है या तितली है, उसके पंख है या पैर है, उनसे वो परागकण चिपक जाएं, और चिपकेंगे तो वो जो तितली या मधुमक्खी है वो किसी दूसरे पुष्प तक पहुंचेगी, तो वो परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, और इस प्रकार से परागण में सहायता करते हैं। तो ये जो तेलीय परत होती है इसे ही पोलन कीट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पोलन कीट कहते हैं। शायद मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा पोलन कीट क्या है। परागकणों के ऊपर जो चिपचिपा तेलीय स्त्रावी पदार्थ होता है उसे पोलन कीट कहते हैं। पोलन कीट का काम क्या है? यह कीटों से चिपक करके परागण में सहायता करता है। तीसरा क्वेश्चन, पराग नलिका परागकण के किस स्थान से बाहर निकलती है? तो इसके लिए हमें परागकण का जो डायग्राम है उसको समझना होगा। देखिए परागकण के चित्र में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये बाह्य परत बाह्य चोल, अंदर वाली परत अंतःचोल, एक केंद्रक है। इसमें देखिए कहीं कहीं पर यहाँ पर ये बाह्य जो चोल है ये इसमें खांच बनी हुई है। ठीक है, यहाँ इस प्रकार से खांच बनी हुई है। ठीक है, ये दो तीन जगह इसमें खांच होते हैं। इसे ये देख पा रहे हैं, देखो यहाँ पर ये है ना, यहाँ पर ये क्या होता है कि ये बाह्य परत या बाह्य चोल इस यहाँ नहीं होता है। इस भाग को, इस जो यहाँ छिद्र बना हुआ है, इस छिद्र को अपन जनन छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जनन छिद्र। ठीक है, इस भाग को अपन जनन छिद्र कहते हैं। तो जनन छिद्र से ही परागनलिका बाहर निकलती है। देखिएगा अब ये परागनलिका जो बाहर निकल रही है ना, ये यहाँ पर एक छिद्र था जनन छिद्र, ठीक है ना, उस छिद्र से परागनलिका बाहर निकलती है। तो परागकण से परागनलिका कहाँ से बाहर निकलती है? जनन छिद्र से निकलती है। ठीक है,
यहाँ पर मान लीजिए जनन छिद्र, एक परागकण के अंदर 2 या 3 1 2 या 3 तक जनन छिद्र हो सकते हैं। ठीक है, देखिए ये अपना ये रहा, बाह्य चोल पर छोटी छोटी छिद्रनुमा संरचनाएं उपस्थित होती है जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं, और इनकी संख्या 1 या 3 तक हो सकती है, और इन्हीं जनन छिद्रों से परागकण अंकुरित होते हैं। परागकण अंकुरित किसे कहते हैं? परागकण का अंकुरित होना यानी कि पराग नलिका निकलना, जो पराग नलिका निकलती है उसे ही अपन परागकण का अंकुरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो परागकण है ऊपर वाला, इसमें से क्या निकल गई? एक पराग नलिका निकल गई। जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ से एक नलिका निकल गई, जनन छिद्र, यहाँ जनन छिद्र मान लीजिए, तो इसे ही परागकण का अंकुरण कहते हैं। पराग नलिका निकलने को ही परागकण का अंकुरण कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है, अंड समुच्चय क्या होता है? ठीक है, जो मादा युग्मकोद् विधि है उसकी बात करेंगे अपन, वहां चलेंगे। तो देखिए मादा युग्मकोद् विधि के अंदर अपने जो भ्रूणकोश की संरचना पढ़ी थी, ये रहा भ्रूणकोश। भ्रूणकोश की संरचना में बताया था अपने कि 7 कोशिकाएं होती हैं और 8 केंद्रक होते हैं। तो 3 कोशिकाएं ये जो आपको दिख रही हैं, ये प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं हैं, और ये जो इधर बीजांड द्वार की ओर जो कोशिकाएं हैं, 3 कोशिकाएं, इन्हें अंड उपकरण या अंड समुच्चय कहते हैं। इसमें एक तो होती है अंड कोशिका और 2 होती हैं इसकी सहायक कोशिकाएं। तो ये रहा देखो, बीजांड द्वार के सिरे पर स्थित 3 केंद्रक अंड समुच्चय अथवा अंड उपकरण का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इनके ऊपर भित्ति बन जाती है, तो ये कोशिकाएं कहलाती हैं, इनकी कोशिकाएं बन जाती हैं। पहले केंद्रक होते हैं, फिर चारों तरफ भित्ति बनने से इनके ये कोशिकाएं बन जाती हैं। एक अंड समुच्चय में एक तो अंड कोशिका होती है, यानी कि एक अंड कोशिका, जिसे मादा युग्मक भी कहते हैं। अंड कोशिका को मादा युग्मक भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तथा 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं, 2 ये जो हैं इसके, ये सहायक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको शायद क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि अंड समुच्चय क्या होता है। अंड समुच्चय बीजाणु द्वार की ओर पाए जाने वाले 3 कोशिकाओं का समूह है, जिसमें एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। द्वितीय केंद्र कैसे बनता है? तो इसके लिए भी आपको ये भ्रूणकोश की संरचना को समझना होगा। देखिएगा यहाँ पर ये जो कार्यशील गुरु बीजाणु होता है, यानी कि पहले क्या था, इसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका थी, इसने अर्धसूत्री विभाजन किया और ये 4 गुरु बीजाणु बन गए। 4 में से 3 तो निष्क्रिय होते हैं, एक सक्रिय होता है। ये जो सक्रिय होगा ये 3 बार समसूत्री विभाजन करेगा। पहले 2 कोशिकाएं बनेंगी, फिर 4 कोशिकाएं बनेंगी, फिर 8 कोशिकाएं बन जाती हैं। इन 8 कोशिकाओं में जो इधर जो 4 कोशिकाएं हैं, इनमें से एक कोशिका बीच में आ जाएगी, इधर 2 4 कोशिकाएं हैं, उनमें से एक कोशिका बीच में आ जाएगी, और बीच में ध्रुवीय केंद्रक बन जाएगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ध्रुवीय, पर क्वेश्चन क्या था अपना, दोबारा देखिएगा कि द्वितीय केंद्रक कैसे बनता है। तो इसके बारे में आंसर आपको यहां मिलेगा, ये रहा। प्रत्येक ध्रुव पर स्थित 4 केंद्रकों में से, देखिए इधर भी 4 केंद्रक है, नीचे भी 4 केंद्रक है, दोनों तरफ तो ध्रुव है। ठीक है, 4 केंद्रकों में से एक एक केंद्रक कोशिका के मध्य में आकर ध्रुवीय केंद्रक बनाते हैं। तत्पश्चात दोनों केंद्रक संयुक्त हो जाएंगे, दोनों केंद्रक जुड़ जाएंगे और द्विगुणित बन जाएगा। क्योंकि जो केंद्रक है ये कैसा है, अगुणित है, तो n और n के मिलने से बन जाएगा 2n, यानी कि द्विगुणित केंद्रक बन गया। ठीक है, जो द्वितीय केंद्रक होता है वो कैसा होता है, द्विगुणित होता है। बाकी जो और कोशिकाएं हैं वो सारी की सारी अगुणित होती हैं, यानी कि अंड समुच्चय वाली सहायक कोशिकाएं है ना, अंड कोशिका, प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं, ये अगुणित होती हैं। तो आगे लिखा है, द्वितीय केंद्रक बनाता है, इसे ही संलीन केंद्रक भी कहा जाता है या कहते हैं। तो अब आपके शायद मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा द्वितीय केंद्रक कैसे बनता है। छठा जो क्वेश्चन है वो, नागफनी में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है? देखिए जो पुष्प का जो स्त्री केसर वाला भाग है, वो एक मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, ये वर्तिकागर, ये वर्तिकार, नीचे वाला फुला हुआ भाग अंडाशय होता है, और अंडाशय के अंदर होता है बीजांड। ठीक है ना, ये बीजांड इस प्रकार से जो घुमा हुआ संरचना है बीजांड की, ये संरचना बीजांड वाली। तो ये जो बीजांड है, ये बीजांड अपने 6 प्रकार का होता है पादपों के अंदर। तो अपन देखेंगे कौन कौन से बीजांड होते हैं, कितने इनके प्रकार हैं, और नागफनी के अंदर कौन सा होता है। तो यहाँ देखिएगा आप, ये बीजांड, ये तो जो बीजांड दिख रहा है आपको, ये प्रति प्रकार का बीजांड है। ठीक है, जो कि सामान्यतः अधिकांश से आवर्त बीजी पादपों में पाया जाता है। ठीक है ना, आवर्त बीजी पौधों के अंदर 82% कुलों में ये प्रति प्रकार का कौन सा, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला पाया जाता है। परंतु यहाँ क्वेश्चन पूछा गया नागफनी के अंदर, नागफनी में ये जो आपको दिख रहा है ना अंतिम वाला, लास्ट वाला, ये बीजांड होता है, इसका नाम है कुंडलित। क्या नाम है इसका? कुंडलित प्रकार का होता है। तो देखिएगा इसके प्रकार जो है नीचे यहाँ आपके इनका वर्णन भी किया हुआ है, और ये जो कुंडलित वाला प्रकार है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये कुंडलित लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कैक्टेसी कुल के सदस्य, कैक्टेसी फैमिली, जो कैक्टेसी जो कुल है, कैक्टस वगैरह है, नागफनी है, थोर है। ठीक है, कैक्टस जो जीरोफाइटिक प्लांट है, मरुद्भिद पादप है, वो कैक्टेसी फैमिली में आते हैं अधिकांशतः। तो यहाँ पर ये जो कैक्टेसी कैक्टस नागफनी जो है वो कैक्टेसी फैमिली में आता है। तो यहाँ पर इसका आंसर ये आपको कैक्टेसी कुल के क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, या नागफनी का आ सकता है, या थोर का क्वेश्चन आ सकता है। तो इन सब के अंदर ये कुंडलित प्रकार का ही बीजांड पाया जाता है।
क्लियर। चलिए अब अपन चलते हैं थोड़े बड़े प्रश्नों पे, जहां 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। टेपिटम के कार्य लिखिए। तो देखिए टेपिटम का जो मुख्य कार्य है वो अपने पहले भी पढ़ लिया है इस पाठ के अंदर। शुरुआत के जो प्रश्न थे उनमें आ रखा है कि टेपिटम एक परागकोश की जो भित्तियां होती हैं, उन भित्तियों में सबसे अंदर की जो भित्ति है टेपिटम, और टेपिटम का मुख्य जो कार्य है वो क्या है, जो परागकण का विकास होता है, परागकण के विकास के समय उनका पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, ये मुख्य कार्य है टेपिटम का, आपको ये कार्य लिखना है। और उसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है वो है परागकण की संरचना का वर्णन कीजिए। तो देखिए वर्णन करने की तो आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको छोटा प्रश्न इसका छोटा उत्तर लिखना है। तो परागकण की संरचना में आपको दो चार बातें लिखनी है इंपोर्टेंट, वो मैं बता देता हूं आपको। इस प्रकार से परागकण का चित्र बनाना है। उसमें बाह्य आवरण बाह्य चोल कहलाता है, उसके अंदर का आवरण अंतःचोल कहलाता है, केंद्रक होता है, और 2 या 3 इसमें जनन छिद्र होते हैं। ठीक है ना, ये सारे आपको चित्र बनाने हैं और ये बातें इसकी लिखनी है। तो यहाँ पर देखिएगा परागकण की संरचना में इसका किताब में यहाँ से इसका आंसर मिलेगा। प्रत्येक परागकण एक कोशिकीय एक केंद्र के अगुणित होता है, यानी कि गुणस्तरों की संख्या आदि होती है, n होती है। प्राय गोलाकार होती है, केंद्रक सघन और ठीक है, बाह्य भित्ति को बाह्य चोल, और आगे लिखा है आंतरिक भित्ति को अंतःचोल कहते हैं। बाह्य चोल जो खुरदरा होता है, ठीक है, जालिकावत वगैरह हो सकता है। और बाह्य चोल पर एक पदार्थ होता है स्पोरबोलिन, जो इसको जैविक अपघटन से इसकी सुरक्षा करता है, टूटने से नष्ट होने से इसको बचाता है, इसकी सुरक्षा करने का काम करता है। ठीक है, बाह्य चोल के अंदर छिद्र होते हैं, इन छिद्रों को अपन जनन छिद्र कहते हैं। यहाँ से प्राणलिका बाहर निकलती है, यानी कि परागकण का अंकुरण होता है। ये सारी बातें आपको इस पे लिखनी है। ठीक है, परागकण की संरचना में डायग्राम बनाना है और ये बातें लिखनी है। तीसरा प्रश्न है यूबी स्काई क्या होता है। यूबी स्काई देखिएगा, अपने जो थोड़ी देर पहले टेपिटम के बारे में पढ़ा था, तो टेपिटम के अंदर अपने पढ़ा था, ये रहा, देखिएगा दोबारा देख लेते हैं एक बार, कि टेपिटम की कोशिकाओं में वश्य प्रकृति की गोलाकार संरचनाएं होती हैं, इन्हें प्रोयूबिस्काई कहते हैं। और जब प्रोयूबिस्काई के ऊपर स्पोरोपोलिनिन का जमाव होता है तो ये यूबिस्काई कहलाती है। ठीक है, और ये यूबिस्काई क्या काम करती है, परागकणों की बाह्य चोल के निर्माण में सहायता करती है, और बाह्य चोल जो है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। देखो जो अभी आया था यूबिस्काई जो है वो क्या काम करती है, ये रहा, स्पोरोपोलिनिन का जमाव हो गया ना ये, ठीक है ना, और उससे क्या हो जाता है, ये मजबूत होता है, जैविक अपघटन या भौतिक अपघटन नहीं होता, यानी कि टूटता नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर अपने यूबिस्काई के बारे में पढ़ा है। एक प्रारूपिक बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको जो प्रति प्रकार का बीजांड है उसका डायग्राम बनाना है। तो ये रहा, देखिएगा अपना बीजांड की संरचना, क्योंकि मैंने बताया था इस पाठ में आपके क्वेश्चन आएगा एक डायग्राम का, केवल चित्र का क्वेश्चन आएगा। तो ये बीजांड जो प्रति प्रकार का बीजांड है, इसमें ये निभाग, ठीक है, बीजांड का है, ये इसके अध्यावरण, प्रतिध्रुव कोशिकाएं, भ्रूणकोश, द्वितीय केंद्रकंड कोशिका, सहायक कोशिकाएं, बीजांड द्वार, ये बीजांड वर्ण, सारी चीजें आपको लिखनी है और इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम की आपको बार बार कॉपी में प्रैक्टिस करनी है, तभी आप बना पाओगे। 5वां है पोलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, पोलीगोनम का मतलब जिसमें 7 कोशिका और 8 केंद्रक आपको दिखाई दें। तो भ्रूणकोश का डायग्राम जो है वो अपने आगे दिखेगा, ये रहा, ये आपको बनाना है इस प्रकार से पूरा ये। ठीक है, इसमें आपको दिखानी है प्रतिध्रुव कोशिका नामांकित करना है, ये द्वितीय केंद्रक है इसका, या ध्रुवीय केंद्रक बोल दीजिए इसको। और ये अंड समुच्चय है, इसमें आपको ये नाम लिखना है, एक तो अंड कोशिका और 2 ये सहायक कोशिकाएं। बस इतना बना दीजिए, आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पोलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश। और छठा जो क्वेश्चन है वो रिजु व प्रति बीजांड में अंतर लिखिए। देखिए रिजु और प्रति बीजांड, बीजांड के जो प्रकार हैं 6 प्रकार हैं, उनमें हमने थोड़ी देर पहले अभी देखा था डायग्राम के अंदर, ये रहे अपने बीजांड के प्रकार में। तो अपन ले चलते हैं आपको, पहला जो प्रकार है, ये जो प्रकार है ये तो कैसा है, ये रिजु प्रकार का है। दूसरा जो प्रकार है वो प्रति प्रकार का है। इसमें देखिएगा रिजु वाले के अंदर ये बिल्कुल बीजांड द्वार जो है, इसका निभाग है, ये सारी जो है ये एक सीधी लाइन में होते हैं। जबकि यहाँ इसमें जो बीजांड व्रंत, बीजांड व्रंत भी यही होता है, निभाग भी है, बीजांड द्वार भी, तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। जबकि प्रतीप में क्या होता है, यहाँ पर जो इसमें घुमाव हो जाता है, इस घुमाव के कारण, ठीक है, बीजांड यहाँ पर तो इसमें बीजांड व्रंत तो यहाँ पर है और निभाग यहाँ पर है, ठीक है, बीजांड द्वार इधर है। तो ये बीजांड द्वार और निभाग तो एक सिद्ध में है, लेकिन ये बीजांड व्रंत यहाँ पर होने से इसमें ये थोड़ा अंतर आ जाता है घुमाव के कारण। ठीक है, तो यहाँ देखो लिखा हुआ है ये रिजु प्रकार का जो बीजांड होता है, इसमें बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड व्रंत तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। ये तीनों एक सीधी रेखा में, ये बीजांड द्वार है, ये यहाँ निभाग है, ठीक है ना, और यहाँ पर ये बीजांड व्रंत है। बीजांड व्रंत के पास में नाभिका होती है, ये तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। जबकि प्रतीप में क्या होगा, प्रतीप में आप देख पा रहे हैं, यहाँ नीचे इसका वर्णन कर रखा है, देखते हैं। इस प्रकार के बीजांड में बीजांड व्रंत की एक पार्श्विक वृद्धि, ये जो बीजांड व्रंत था इसमें, ये वाला
ठीक है ना, इसमें घुमाव हो गया एक साइड के अंदर, ये इधर भी हो सकता है, इसे पार्श्विक वृद्धि बोलते हैं, पार्श्विक ग्रोथ। पार्श्विक वृद्धि के कारण बीजांड 180 डिग्री पे घूम जाता है, यानी कि इस प्रकार से ऐसे घूम गया 180 पे, जिसे बीजांड द्वार हाइलम के समीप आ जाता है। हाइलम, ये रहा बीजांड द्वार और ये इसका हाइलम, हाइलम बोलते हैं नाभिका को, ठीक है ना, ये नाभिका के पास में आ जाता है बीजांड द्वार, यहाँ इसके पास में आ गया। और बीजांड द्वार एवं निभाग एक सीधी रेखा में होते हैं। निभाग कौन सा भाग है, निभाग वाला ये भाग, ये निभाग है और ये नाभिका यहाँ पर, ठीक है, नाभिका बीजांड द्वार के पास आ गई, ये बीजांड द्वार है और ये नाभिका और ये निभाग है। तो निभाग और बीजांड द्वार तो एक सीधी रेखा में होते हैं, लेकिन नाभिका और बीजांड द्वार दोनों पास पास आ गए, क्यों आ गए, बीजांड वृंत में 180 डिग्री के घुमाव के कारण। तो ये प्रति प्रकार का जो बीजांड है उसका आपको वर्णन करना है। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ के छोटे जो क्वेश्चन आंसर उनको समझा, और यहाँ बोर्ड परीक्षा के अकॉर्डिंग अपन तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ इस पाठ में से छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। शुरू के जो 4 चैप्टर हैं आपके, पहले से लेकर के 4 तक, वहाँ 4 नंबर का क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाना है, और 2 क्वेश्चन आएंगे जो कि 1+1+2, यानी कि एक क्वेश्चन तो अपना 1+2 3 नंबर का होगा, छोटे छोटे, एक 1 नंबर का होगा और एक डायग्राम का होगा इनमें से। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। डायग्राम इसमें से आपको 3-4 जो हमने बता दिए वो ये आपको बनाने हैं, और अगले तीसरा जो पार्ट है उसको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे, जिसमें परागण की विधियां बताई गई हैं कि परागण क्या है, किस प्रकार से परागण होता है। धन्यवाद।